साल 2023 में आरटीआई एक्टिविस्ट विश्वनाथ गोस्वामी ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक सूचना मांगी। सूचना थी पश्चिम बंगाल में होने वाले मजहबी फसादों के बारे में। इतना सुनते ही बंगाल के 28 पुलिस जिलों में कुछ तैर सा गया था। मुर्शिदाबाद और बीरभूम जैसे जिलों को मिलाकर कुल 16 पुलिस जिलों ने कोई जवाब नहीं दिया। जिन 12 जिलों की पुलिस ने जवाब दिया उनमें मालदा जैसे जिलों की पुलिस थी, जिनके जवाब को आरटीआई एक्टिविस्ट ने विरोधाभासी करार दिया। क्या आप जानते हैं इतना बच बचाकर छुप छुपाकर पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था ने जो आंकड़ा दिया था वो क्या था? जनवरी 2021 से जून 2022 के 18 महीनों के दरमियानी वक्त में 200 से ज्यादा फसाद हुए, जिनमें से कम 65 फसादों की जड़ मजहब था और 19 लोगों की मौत हुई थी। और इस आंकड़े पर यकीन करें उससे पहले यह भी ध्यान दीजिए कि इस आरटीआई के आंकड़े को जब एनसीआरबी के आंकड़ों से मिलाया गया तो पता चला कि 2021 में मजहबी फसाद का जो डेटा एनसीआरबी को पश्चिम बंगाल ने दिया था वो 2900% कम था। जी हां, 2900%। 2021 में कम से कम 30 मजहबी फसाद हुए थे, लेकिन एनसीआरबी की सूची में सिर्फ एक मामला था। तो ये जो 65 का नंबर आपको दिख रहा है, इससे कई गुना ज्यादा मजहबी फसाद पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी बंगाल की सीमा रेखा को पार करते करते दम तोड़ देती है। We've seen many instances when in West Bengal there is an issue of violence and rioting that happens. RTI activist has made a stunning claim. He says there was an attempt by the Mamata government. Well, protests have intensified in Bangladesh. कोलकाता की सियासत में एक बार फिर भूचाल है और इस बार झटके सीधे मुख्यमंत्री आवास तक महसूस किए जा रहे हैं। इस आरटीआई के आंकड़े को जब और ध्यान से देखा गया तो पता चला कि एक पैटर्न है। मार्च अप्रैल के महीनों में और अक्टूबर नवंबर के महीनों में फसाद सबसे ज्यादा रिपोर्ट होता है। क्या आप जानते हैं इन महीनों में खास क्या है? तो खास यह है कि मार्च अप्रैल में होता है चैत्र नवरात्रि और रामनवमी, अक्टूबर और नवंबर में होती है छठ पूजा और दुर्गा पूजा। और पूरे देश में यह वक्त खुशियों के दीप जलाने का होता है, लेकिन ममता का बंगाल इस वक्त निर्मम हो उठता है। और यह मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए उदाहरण के तौर पर आरटीआई एक्टिविस्ट विश्वनाथ गोस्वामी के केस को बताया है। आगे वीडियो में आपको जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं वो बेहद खतरनाक है और मेरी समझ ये कहती है कि अगले एक दशक में अगर यही पैटर्न चलता रहा तो शायद पश्चिम बंगाल से आने वाली ट्रेन के मुल्क का अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ममता बनर्जी के राज में हाशिए पर धकेल दिए गए हिंदुओं की कहानी क्या है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर बंधे मजहबी बेड़े क्या हैं, कैसे एक स्टेट का डिफॉल्ट स्टेटस एंटी हिंदू हो गया। यह कहानी है 2011 से 2026 के बीच पश्चिम बंगाल के अनकहे इस्लामिक स्टेट बन जाने की और हिंदुओं का हर दिन डायरेक्ट एक्शन डे बन जाने की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। तो इस कड़ी के पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे व्यवस्थित ढंग से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को हर तरह की व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है, कैसे उनकी जड़ जोरू और जमीन पर कब्जे के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और कैसे इस पूरे नेक्सस को खाद पानी न बनना के 14वें तल से आ रहा है। तो कहानी शुरू होती है 2010 के डेगंगा से। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हाजी नूरुल इस्लाम ने अपने मुसलमान मतदाताओं को खुश करने के लिए हिंदुओं के घर, मंदिर, दुकान सब जला दिए थे। बदले में साल 2011 में उन्हें पश्चिम बंगाल की कुर्सी मिल गई। आपको मालूम होगा किसी भी प्रकार की करेंसी के आविष्कार से पहले लेन देन के लिए जो व्यवस्था होती थी उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ममता बनर्जी और मुसलमानों के बीच 2011 में पहला बार्टर सिस्टम का लेन देन हुआ। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह की। बंगाल की ये तस्वीरें। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह। बंगाल की धरती से आने वाले सुभाष चंद्र बोस ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ममता ने इस नारे को बदल दिया। नया नारा है, तुम मुझे सत्ता की चाबी दो, मैं तुम्हें दंगा करने की आजादी दूंगी।
यहां मैं आपको 90 सेकंड का एक फ्लैशबैक दूंगा जिससे यह कहानी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को चीर कर बांग्लादेश बनाया था। उस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म से पीड़ित कम से कम 1 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली भारत आए। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। युद्ध के बाद हिंदू भी गए और मुस्लिम भी गए, लेकिन करीब 12 से 15 लाख लोग रह गए। रुकने वाली बड़ी संख्या में बेहद गरीब हिंदू थे, जिन पर राज करने वाले बहुसंख्यक बांग्लादेशी मुसलमान थे जो यहां रह गए थे। 1977 के चुनाव में ये एक वोट बैंक बन गए। बांग्लादेश गरीबी में था, हिंदुस्तान में क्रांति हो चुकी थी, देश से उम्मीद बहुत ज्यादा थी, देश उम्मीदों से भरा हुआ था और इसी उम्मीद में अवैध बांग्लादेशी, जिनमें मुसलमान बड़ी संख्या में थे, वो भारत आने लगे। आज भारत की सीमा की स्थिति इतनी बुरी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब की स्थिति क्या रही होगी। बांग्लादेश से आए वैध अवैध लोग जो अब मतदाता बन गए थे, उन्होंने एकजुट होकर 1977 में कम्युनिस्टों को जिताया। कोस्टल स्टेट है तो छोटे मजदूरी वाले काम वहां से मिलने लगे। उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और वो बड़ी संख्या में आते चले गए और बड़ा वोट बैंक बनते चले गए और आखिर में हिंदुस्तानी बनते चले गए। मुर्शिदाबाद में 1951 से 2011 तक में करीब 12% हिंदू घटे और इतने ही मुसलमान बढ़ गए। आज वहां 70% मुसलमान हैं। मालदा में 16% मुस्लिम बढ़े। नादिया, नॉर्थ साउथ 24 परगना, ये सभी जिले एक आर्क बन गए हैं। ये इनका इलाका है। बांग्लादेश से सटने वाली सीमा के जिलों की स्थिति बहुत बुरी है और यहां आपको चुनाव जीतना है तो इनके हिसाब से चलना होगा। इनके सामने हिंदू का सर उठेगा तो वो एनसीआरबी का एक और आंकड़ा या थाने में ही दम तोड़ देने वाली कच्ची रसीद बनकर रह जाएगा। ये आर्क एक सिंडिकेट बना, इसकी सियासत के लिए एक विशेष जमहूरियत का कायदा बना। कम्युनिस्टों ने जब तक इनका हितलाभ किया ये उनके रहे और 2010 में ममता के नूर ने जो किया उससे 2011 में ये ममता के कायल हो गए। ममता ने इन्हें इनके अंदाज में जीने का हक दिया। भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर एक और किताब रख दी गई और उस किताब के हुक्म की तामीर करवाने का करार हुआ। सत्ता के इस बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा शिकार बने पश्चिम बंगाल के हिंदू। बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, इनके घर जलाए गए, इनकी हत्या हुई, इनके मंदिरों पर हमले किए गए, इनकी झांकियों पर हमले हुए, इनके कारोबार बंद कराए गए, इन्हें इनकी ही जमीन पर 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया और उसके लिए हथियार बनी हिंसा। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने बीते 1.5 दशक में जो पीड़ा झेली है उसकी कहानी कहां तक बताऊं और कहां तक आप सुन सकेंगे। 2013 के कैनिंग दंगे को कौन भूल सकता है। साउथ 24 परगना में एक रात एक मुस्लिम मौलवी की लूट के दौरान गोली लगने से मौत हो जाती है। घटना रात के 2 बजे की थी। पुलिस पहुंचती है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा वहां भीड़ पहुंचती है। पुलिस को चेतावनी दी जाती है कि शव नहीं हटाया जाएगा जब तक उनके बड़े नहीं आ जाते हैं। सुबह होते होते कितने बड़े आए वो तो नहीं पता, लेकिन आग बड़े स्तर पर फैल गई। 10,000 से ज्यादा मुसलमानों की भीड़ ने संगठित रूप से हिंदुओं के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। 200 से ज्यादा हिंदू घर जलाए गए। हजारों हिंदू परिवार पलायन करने पर मजबूर हुए और यह सब कुछ तब हुआ जब पश्चिम बंगाल के 30 से 40 पुलिसकर्मी इस पूरे घटना के दौरान वहां पर मूक दर्शक बने खड़े रहे। एक तरह से कहें तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया था। इस घटना के बारे में आज पढ़ते हुए मैंने कोशिश की कि जिस मौलवी की हत्या को बहाना बनाया गया था इस आगजनी और पूरे बलवे के लिए, उस केस में क्या हुआ। जानकर हैरानी नहीं होगी कि उस केस में कुछ नहीं हुआ, किसी अपराधी को सजा नहीं मिली। और अगर मुझे पर्टिकुलर इस दंगे के नतीजे पर पहुंचना हो तो एक ही बात समझ में आती है कि वहां मसला मौलवी की मौत का था ही नहीं। मसला जो था उसे हल कर दिया गया। आगे से वहां के हिंदुओं को हमेशा के लिए बता दिया गया कि अब यहां ऑर्डर किसका है और कंट्रोल किसका। मालदा के कालियाचक को कौन भूल सकता है। कमलेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति के बयान का विरोध करने उतरी इरादा शरिया नामक संस्था ने जो किया उसका खौफ आज तक हिंदुओं के जहन में जिंदा है। कालियाचक में वहां के पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, उसे जला दिया गया, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बालियानदगा जैसे मोहल्लों में शनि और दुर्गा माता के मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गई। गोपाल तिवारी नाम के एक युवक को गोली मारी गई, 30 पुलिस वाले घायल हुए। हिंदुओं का घर, दुकान, चैन, सुकून सब लुट गया। कालियाचक की कहानी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के कंट्रोल को स्थापित करने का सिग्नेचर बन गई। पुलिस का थाना जलाने वाले इरादा शरिया के लोगों को पुलिस
कभी नहीं ढूंढ पाई। 2.5 लाख की भीड़ लेकर मुसलमानों ने यहां भी जो चाहा वही किया। यहां पर मुस्लिम माफिया नेटवर्क इतना बड़ा है कि अवैध हथियार से लेकर नशे के अवैध कारोबार को अपने कंट्रोल में रखता है और उससे होने वाली कमाई में से ज़कात भी निकालता है और जरूरत पड़ने पर 2016 जैसे वक्त को देखकर उसे खर्च भी करता है। और इन सब के दौरान ममता सरकार क्या कर रही थी? यह सब कुछ हो रहा था। अगर मेरी तरह यह सवाल आपके भी जहन में आ रहा है तो कृपया उस सवाल के हर स्वरूप और प्रारूप को वहीं पर खत्म करना उचित समझिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की व्यवस्था और सरकार को अपने वोट बैंक के अलावा किसी और के सवाल का जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां एक और ट्रिविया मैं आपको देता हूं। अगस्त 2023 के महीने में एक घर में धमाका हुआ था। कम से कम 8 लोग मारे गए थे। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि यह घर किसका था? तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीबुर रहमान का। और यह ब्लास्ट क्यों हुआ था? क्योंकि यहां अवैध बम बनाने का कारखाना चल रहा था। 16 मई को इगरा में एक धमाका हुआ, इसमें 9 लोगों की मौत हुई। यह घर किसका था? यह भी एक टीएमसी वर्कर का था। 18 मई को मुर्शिदाबाद में एक धमाका हुआ, इसमें बम बनाने वाली लैली बीबी की मौत हुई। 16 जुलाई को एक धमाका हुआ, घर के परखच्चे उड़ गए, कई किलोमीटर तक इसका शोर सुनाई दिया। यह घर किसका था? यह घर भी तृणमूल कांग्रेस के नेता गुलाम रसूल का था। और ये सब जितनी घटनाएं मैं बता रहा हूं 2023 के 3 से 4 महीनों के बीच की दास्तान है। अगर आपने इन धमाकों में कुछ चीजें देखी होंगी तो वो 2 ही निकल के आएंगी, तृणमूल कांग्रेस और मुसलमानों का गठजोड़। और ये गठजोड़ किस लिए होता है? क्यों टीएमसी के मुस्लिम नेताओं ने बम बनाने को अपना कुटीर उद्योग बना लिया है? क्या दिवाली पर हिंदू पटाखा फोड़ पाए इसलिए अपनी जान दांव पर लगाकर ये काम कर रहे हैं? नहीं, यहां से बनने वाले बम का विशेष प्रयोजन होता है और उसी विशेष प्रयोजन से ही बनाया जाता है। मैंने आपको ये घटना इसलिए बताई क्योंकि 2016 में ही एक और फसाद हुआ और यहां इन्हीं कारखानों में बने बमों ने तबाही मचाई थी। हावड़ा जिले के धूलागढ़ में मुसलमानों के एक जुलूस के दौरान कुछ बहस हुई, हिंदुओं ने कुछ आपत्ति जताई। अब सवाल वही आ गया कि जिन लोगों की गुलाम सरकार है उनके खिलाफ आवाम कैसे आवाज बुलंद कर सकती है। उसके बाद हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, बम मारे गए, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। और सरकार ने क्या किया? ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है वो झूठ है। ये इकलौता मामला नहीं था जब हिंदुओं के ऊपर हुए इस्लामी अत्याचारों को सिरे से खारिज करके मुसलमानों को क्लीन चिट सरकार दे रही थी। पश्चिम बंगाल में जितनी घटनाएं होती हैं और जितनी जानकारी निकल पाती है उनके बीच के अंतर पूरे हिंदुस्तान की घटनाओं के बराबर का बैठता है। उदाहरण के लिए नॉर्थ 24 परगना में बसीर हाट के दंगे को याद करिए। 2017 में एक फेसबुक पोस्ट पर एक हिंदू नाबालिग का घर घेर लिया गया, फिर पूरे इलाके को घेर लिया गया, घरों को जलाया गया, एक 65 वर्षीय हिंदू की हत्या हुई, इंटरनेट सस्पेंड हुआ, निशाना लगाकर ढूंढ कर हिंदुओं की दुकानों और घरों को जलाया गया। इसके आगे हम शायद कभी जान नहीं पाएंगे कि यहाँ और क्या क्या हुआ था। वो बच्चा और उसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं। सरकार और सरकार की पुलिस का इकबाल कितना बुलंद था कि एक इलाका हफ्तों तक जलता रहा। हफ्तों तक वहां के हिंदुओं को सिर्फ एक बात महसूस हुई कि आखिर हम इतने लाचार क्यों हैं। यही लाचारी आसनसोल रानीगंज के हिंदुओं को तब दिखी जब उन्होंने 2018 में रामनवमी की झांकी निकाली। बच्चों को भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण बनाकर ये झांकी ले जा रही थी। लेकिन आगे कुछ और होने वाला था। देसी हथियारों, देसी बमों, तलवार, पेट्रोल बम आदि से लैस मुसलमानों की भीड़ सामने खड़ी थी। ये एक बड़ा जुलूस था, लेकिन सुरक्षा के लिए सिर्फ 2 या 3 पुलिस वाले थे। राम नाम जपते हिंदुओं पर हमला कर दिया गया, पूरी झांकी तहस नहस हुई, घरों पर हमले हुए, कम से कम 5 लोगों की, 5 हिंदुओं की हत्याएं हुई। पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। एक केस में इतना जल्दी पोस्टमार्टम करवा करके एक महिला का केस खत्म किया गया कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। और ये तो वो घटनाएं हैं जो बड़े स्तर पर रिपोर्ट हुई हैं। आपको शुरू में हमने बताया कि जब विश्वनाथ गोस्वामी ने आरटीआई से फसादों की सूचनाएं निकाली थी, तब जो एनसीआरबी का डेटा दिया गया था और आरटीआई का जो डेटा था उसके बीच 2900% का अंतर था। यानी जितनी हमने आपको घटनाएं बताई हैं उससे कई गुना ज्यादा, 2900 गुना ज्यादा घटनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में ना मुझे पता है, तो मैं कैसे आपको बता सकता हूं।
पोस्ट पोल वायलेंस की कितनी घटनाएं मैं आपको बताऊं कि 2021 में जब ममता बनर्जी चुनाव जीती उसके बाद 15,000 से ज्यादा घटनाएं आंकड़े के तौर पर उपलब्ध हैं। 7,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं हुई, जिनमें हर घटना की एक ही वजह थी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल के जिस भी हिंदू ने वोट देने का गुनाह किया उसे इसकी सजा दी गई। वहां से लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया। हिंसा पीड़ितों ने पश्चिम बंगाल छोड़कर असम, झारखंड और उड़ीसा में शरण ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि कम से कम 60% मामलों में बंगाल पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज किया है। पोस्ट पोल वायलेंस इतना विभत्स था कि अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अदालत मूक दर्शक नहीं हो सकती है। जिस केस में राज्य सही से कार्रवाई ना कर रहा हो उसे हमें बेहद गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ऐसा पहली बार कुछ कहा हो। पश्चिम बंगाल की मजहबी हिंसा का कोई भी मामला ऐसा नहीं है जब वो कोर्ट के सामने पहुंचता है तो वो इतना खतरनाक होता है कि उसके लिए अदालत को हर बार ऐसी टिप्पणी करनी पड़ती है। लेकिन दिलचस्प ये है कि बीबीडी बाग से निकली आवाज न बनना तक कभी नहीं पहुंच पाती है। सरकार की कान पर, ममता बनर्जी की कान पर जूं नहीं रेंगती है। यह हिंसा सिर्फ चुनावी रंजिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि सियासत और मजहब का एक ऐसा गठजोड़ था और उसका नतीजा था जो हिंदुस्तान ने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा था। हिंदू पहचान को मिटा देने की इससे बड़ी योजना शायद डायरेक्ट एक्शन डे के बाद बंगाल ने कभी नहीं देखी थी। ममता ने बंगाल को उस आग में झोंक दिया है जिसकी तपिश में वो सब झुलस रहा है जो बंगाल की पहचान हुआ करता था। आज बंगाल गरीबी और भुखमरी का शिकार है। आंकड़ों में शायद बंगाल उतना बुरा नजर नहीं आएगा, लेकिन इसी बंगाल के लिए ही कविता लिखी गई होगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह दावा झूठ है, यह दावा किताबी है। इसके बाद 2024 का बेलडांगा का दंगा देख लीजिए। कार्तिक पूजा के पंडाल पर हमला किया गया। यहां भी उन्हीं कारखानों के बने बमों का इस्तेमाल किया गया। 30 से ज्यादा घर और दुकानों को जलाया गया। कम से कम 20 हिंदू इस जगह पर भी भीषण तरह से घायल हुए। फिर अप्रैल में रामनवमी के पंडालों और झांकियों पर हमले की कितनी अनगिनत खबरें आपने सुनी होंगी। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, नदिया, हावड़ा, मुख्यतः इन जिलों में हिंदू आज अगर सड़क पर आ रहा है तो वो अपनी मौत को दावत दे रहा है, और अगर शोभा यात्रा निकाल रहा है तो उससे बड़ा गुनाहे आदम कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद आप मुर्शिदाबाद के अंदर वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा को कैसे भूल सकते हैं। मामला केंद्र सरकार के एक कानून का था, लेकिन हिंसा हिंदुओं के साथ हुई। हजारों लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। पुलिस मूकदर्शक रही। 80 करोड़ की रेलवे की संपत्ति का नुकसान हुआ, और सरकार इस सब के दौरान क्या कर रही थी ये ना हम कभी जान पाए और ना सरकार कभी बता पाई। महेश ताला में हुई मजहबी हिंसा को भी याद कर लेना चाहिए। यहां जब हिंदुओं ने अपने मंदिर पर हुए मुसलमानों के अवैध कब्जे का विरोध किया तो ना सिर्फ मंदिर पर हमला किया गया, बल्कि हिंदुओं के घरों पर भी हमले हुए। उन्हें घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया। मैं और तारीखें खोलता जाऊं, ऐसी और घटनाएं निकलती जाएंगी। डिटेल में जाएंगे तो जितना विभत्स सोच सकते हैं उससे अधिक विभत्स मामले आपको देखने को मिलेंगे। हमें एक बात समझनी होगी कि जब तक किसी भी घटना को सिर्फ एक घटना जिसमें हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों ने हिंसा कर दी के तौर पर देखेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आपको स्टेट को समझना होगा, स्टेट का मैंडेट क्या है इसको समझना होगा, इस पैटर्न को समझना होगा। रामनवमी के जुलूस पर हमला और एक हिंदू की दुकान जला देना दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। यहां घटना से अधिक महत्वपूर्ण घटना के पीछे की कहानी है। इस वीडियो में हमने आपको उसी कहानी और उसी पैटर्न को समझाने और समझने का प्रयास किया, और इन सब को मिलाकर बेहद दुख के साथ एक ही बात कही जा सकती है कि आज पश्चिम बंगाल एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से उसकी वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इतिहास ममता बनर्जी को इसलिए नहीं याद रखेगा कि उन्होंने बंगाल में क्या किया, इतिहास उन्हें इसलिए याद रखेगा कि उन्होंने क्या होने दिया। सियासत और वोट बैंक का रिश्ता कोई नया नहीं है, और इसके लिए तमाम तरह के अपीजमेंट भी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किए जाते रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो इससे कहीं 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 अधिक है। सबको दिख रहा है कि दंगा हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी का यह कह देना कि कुछ नहीं हुआ है ये सब मीडिया का झूठ है। ये दिखाता है कि कहानी कुछ और है। कहानी कुछ और लगने लगती है जब एनसीआरबी को दिया गया डेटा और राज्य के पुलिस थानों के डेटा में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल की स्टेट पॉलिसी ही इंडियन स्टेट से अलग हो चली है।
हर दंगे का एक ही पैटर्न है, उसमें पुलिस के रोल का एक ही पैटर्न है और उसके बाद लड़ी जाने वाली न्याय की लड़ाई चाहकर भी उस पैटर्न को नहीं तोड़ पाती है। ध्यान रहे 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे एक तारीख की कहानी थी, लेकिन 2010 से बंगाल जो झेल रहा है उसका पूरा कैलेंडर ही डायरेक्ट एक्शन बन गया है। आज बंगाल में पीड़ित सिर्फ हिंदू नहीं है, पीड़ित वहां भारत का संविधान है, उस संविधान की मूल भावना है जिसने वादा किया था कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को कि तुम्हारी रक्षा का कवच मैं हूं। आज वो कवच टूट चुका है। आज पश्चिम बंगाल अवैध घुसपैठियों, कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा के आपराधिक और सियासी गठजोड़ में जकड़ उठा है, जिसका केंद्र ममता बनर्जी खुद हैं। उनकी सफेद साड़ी पर अनगिनत निरीह हिंदुओं के खून का दाग है। हमने कोशिश करी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है और आगे उनका आने वाला भविष्य कैसा नजर आता है, उसको एक कहानी में पिरो करके इस वीडियो के माध्यम से बताया जा सके। बहुत सारी कहानियां हैं जिनको दर्ज करना बाकी है। आने वाले दिनों में हम पश्चिम बंगाल में वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां के स्टेट की जो पूरी मशीनरी है, उसकी और तमाम जो परतें हैं उनको भी खोल करके आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।